Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रकरण चोल वंश से संबंधित चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि राजेंद्र चोल जो कि इस वंश का महान शासक हुआ और इसने इस वंश के शासकों की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और चोल साम्राज्य के का चरमोत्कर्ष तक वृद्धि किया। उसके साम्राज्य का विस्तार उसने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। उसकी मृत्यु 1044 ईस्वी में हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज शासक बनता है और वह 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी तक शासन करता है। 1018 ईस्वी में ही वह युवराज बना था और इस प्रकार वह सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में अपने पिता का सहयोग करता रहता था। जब वह राजा बना तो उसके समय चतुर्दिक विद्रोह उठ खड़े हुए थे। इसने धैर्य का परिचय देते हुए साहस के साथ इन विद्रोहों को दबाया और अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित किया। हम देखते हैं कि पांड, केरल और सिंहल इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को दबा के वह इन क्षेत्रों में को अपने नियंत्रण में लेता है। फिर चालुक्यों पर आक्रमण करके उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करता है और कल्याणी के चालुक्य पर भी आक्रमण करता है। इस समय कल्याणी के चालुक्य पर सोमेश्वर प्रथम का शासन था और उस पर कल्याणी के क्षेत्रों पर आक्रमण करके कुछ दुर्गों, जिसमें यादगीर इत्यादि दुर्गों का नाम, जो यादगीर है इत्यादि दुर्गों का नाम लिया जा सकता है, इन दुर्गों को जीतते हुए राजाधिराज जो पश्चिम चालुक्यों की राजधानी कल्याणी तक पहुंच जाता है और इन क्षेत्रों में लूट इत्यादि करता है। और यहीं कल्याणी में ही जो चालुक्यों की राजधानी था वहां उसने अपना वीराभिषेक करवाया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इस तरह हम देखते हैं कि जो राजाधिराज प्रथम है उसने विभिन्न विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य को बनाए रखा। लेकिन 1050 ईस्वी तक आते आते हम देखते हैं कि कल्याणी के चालुक्य नरेश जो सोमेश्वर प्रथम है वह पुनः बेंगी पर अधिकार कर लेता है। फिर कलिंग के क्षेत्रों तक भी वह अधिकार कर लेता है। फलतः राजाधिराज को अपने भाई राजेंद्र द्वितीय के साथ एक सैन्य अभियान लेकर इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए निकलता है। तो कोप्पम का युद्ध होता है। वहीं कोप्पम के युद्ध में ही राजाधिराज मारा जाता है 1052 ईस्वी में। और जब वह मारा जाता है तभी राजेंद्र द्वितीय इस क्षेत्र में युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक कराता है और युद्ध को जीत लेता है और अपने शत्रु सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर देता है। और पराजित करने के पश्चात कोल्हापुर तक वह बढ़ जाता है सैन्य अभियान लेके और वहाँ एक अपना विजय स्तंभ स्थापित करवाता है। इस प्रकार जो राजाधिराज प्रथम के बाद 1052 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय सत्ता में आता है और राजेंद्र द्वितीय 1052 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके समय में ही चोल चालुक्य संघर्ष जारी रहा और जो कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम है इसने बेंगी के विजयादित्य का पुत्र था शक्तिवर्मन को वहाँ अपने अधीन उसको शासक बनवाया और इन क्षेत्रों पर चामुंड राय को नियंत्रण के लिए रख दिया। और फिर अपने दो पुत्रों को जो विक्रमादित्य तथा जय सिंह थे इनको गंगवाड़ी के चोल राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इस तरह दो मोर्चा उसने बनाया। एक तो वेंगी के चालुक्यों की तरफ से चामुंड राय को और अपने उसका सेनापति था चामुंड राय को भेजा और फिर अपने पुत्रों को गंगवाड़ी के तरफ से चोल राज्य पर आक्रमण के लिए भेजा। तो राजेंद्र द्वितीय ने
अपने पुत्र राजमहेंद्र और भाई वीर राजेंद्र के सहयोग से इन दोनों को पराजित किया। और हम देखते हैं कि इसमें शक्तिवर्धन और चामुंड राय मारे गए। जो युद्ध हुआ था वह तुंग और भद्रा नदी के संगम पे हुआ था। कुडुल संगम पर यह युद्ध हुआ था, उसको कुडुल संगम युद्ध भी कहा जाता है। इस तरह राजेंद्र द्वितीय भी इन क्षेत्रों में अपना जो उसके क्षेत्र थे, जो उसके पूर्वजों के द्वारा विजित क्षेत्र थे, उस पर अपना शासन बनाए रखने में सफल रहा। इसकी मृत्यु के पश्चात 1064 ईस्वी में जब राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी राजमहेंद्र का भी मृत्यु हो गया रहता है। तो उसका भाई वीर राजेंद्र शासक बनता है और वीर राजेंद्र जो है 1064 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके समय भी चोल और चालुक्य का संघर्ष था वह जारी रहा। और इसके समय हम देखते हैं कि कल्याणी के जो सोमेश्वर ने कई बार विजय अभियान भेजा और प्रत्येक बार वह पराजित हुआ। संभवतः इसी के कारण वह 1068 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय जब शासक हुआ तो कल्याणी के चालुक्य राजवंश पे, तो उसका छोटा भाई विक्रमादित्य वीर राजेंद्र के पास सहयोग के लिए आ गया। फलतः वीर राजेंद्र ने इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके विक्रमादित्य को, जो कल्याणी का दक्षिणी भाग था, उसका शासक बना देता है और विक्रमादित्य से अपनी एक पुत्री का विवाह कर देता है। फिर वीर राजेंद्र सिंघल नरेश विजयबाहु प्रथम पर आक्रमण करता है और वह पराजित होकर भाग जाता है। फिर वह श्री विजय क्षेत्र में आक्रमण करता है और कंडारम को जीतने के लिए सेना भेज देता है। इस तरह विभिन्न विजयों को करके यह भी अपने जो साम्राज्य राजेंद्र प्रथम ने बनाया था उसको बरकरार रखा। इस तरह 1070 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बनता है और संभवतः 1 वर्ष तक शासन किया होगा। 1 वर्ष के भीतर ही बेंगी के चालुक्य वंश का एक राजकुमार राजेंद्र ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं कुलोत्तुंग प्रथम नाम से चोल क्षेत्रों पर, उस चोल साम्राज्य पर वह राजा बना, राजगद्दी पर आसीन हुआ और वह 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक शासन किया। और चोल और बेगी के चालुक्य को रक्त का मिश्रण ही था, क्योंकि जो बेगी के चालुक्य नरेश राज का पुत्र था राजेंद्र और उसकी माता राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी। इस तरह यह चोल और चालुक्य के रक्त का मिश्रण था और यह राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से शासक बना। और हम जो प्राप्त अभिलेखित साक्ष्य हैं उसे पता चलता है कि कोपम के युद्ध के विजेता जो राजेंद्र द्वितीय थे, उनकी कन्या से इसका विवाह हुआ था। फलतः इसका इस राजवंश से संबंध था और यह इस चोल साम्राज्य का शक्तिशाली शासक साबित हुआ। इसने कल्याणी के चालुक्य राजा, जो इस समय विक्रमादित्य षष्ठ था, उसको नंगीली के युद्ध में पराजित किया और उसके क्षेत्रों सहित गंगवाड़ी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। फिर 1072-73 में हम देखते हैं कि त्रिपुरी के हायक शासक से इसका संघर्ष हुआ, लेकिन कोई निर्णायक सफलता इसे हाथ नहीं लगी। फिर सिंहल के विजय बाहु पर भी यह आक्रमण किया, जैसा कि अभिलेखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन बाद में इन दोनों में संधि हो गई और इसने अपनी एक पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार से कर दिया। फिर केरल और पांड्य क्षेत्रों में विभिन्न अभियानों के माध्यम से यह केरल और पांड्य के राजकुमारों को पराजित किया। और इस तरह हम देखते हैं कि यह इसका एक प्रतिनिधिमंडल, जो 72 सौदागरों का प्रतिनिधिमंडल था, ये चोल शासकों ने चीन भेजा था। एक दूत मंडल जो चीन भेजा था, इसका अभिलेखित साक्ष्य 1070 ईस्वी में मिलता है। 1088 ईस्वी में सुमात्रा से प्राप्त जो तमिल लेख है उसे पता चलता है कि श्रीविजय में तमिल सौदागरों का एक श्रेणी यानी गिल्ड, जो व्यापारियों का संघ था, वह निवास करता था। इस तरह हम देखते हैं कि कुलोत्तुंग प्रथम का जो है क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जो उसके पूर्वजों के द्वारा स्थापित क्षेत्र थे, साम्राज्य थे, उस पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन इसके ही शासनकाल में हम देखते हैं कि अंत में 1115 ईस्वी के आसपास जो
इस कल्याणी के जो चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य षष्ठ हुआ, वह चोलों को अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया। फिर होयसलों ने मैसूर के चोलों को पराजित करके उनको अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। इस तरह हम देखते हैं कि अब कुलोतुंग प्रथम का जो क्षेत्र था तमिल प्रदेश तथा तेलुगु क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन फिर भी कुलोतुंग प्रथम इस वंश का एक महान शासक हुआ और उसके दीर्घकालीन शासन में इस साम्राज्य में समृद्धि और शांति और व्यवस्था बनी रही। जो अभिलेखित साक्ष्य हैं उससे पता चलता है कि इसको चोल लेखों में सुंगम तवीर्त का मतलब होता है करों को हटाने वाला, यानी कि वह अपनी जनता के हित को आगे रखता था, प्रजा हित को प्राथमिकता देता था और इस तरह उसने लोक कल्याणकारी कार्य को भी किया। और उसके शासन का अंतिम समय था वह बहुत शांतिपूर्वक बीता और उसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए और इस प्रकार वह सांस्कृतिक जो चोलों की सांस्कृतिक योगदान थे उसमें इसने भी वृद्धि की। और हम देखते हैं कि चिदम्बरम के मंदिर का वर्धन करवाया, फिर इसी तरह से श्रीरंगम की समाधि में भी कुछ निर्माण कार्य इसने किया और इसी तरह 1120 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यह अपने जो चोल साम्राज्य था उसका एक महानतम शासक साबित होता है। अन्य अगर शासक की चर्चा करें तो इसका पुत्र विक्रम चोल 1120 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन करता है और हम देखते हैं कि इसके समय में जो विक्रमादित्य षष्ठ था कल्याणी के चालुक्य, उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय शासन कर रहा था, इसको इसने गोदावरी नदी के तट पर पराजित किया। इसी तरह गंगवाड़ी पर आक्रमण करके उसने कोलार जिले पर अधिकार कर लिया और जो अभिलेखित साक्ष्य है उससे इसके बारे में इतने ही विजयों का वर्णन मिलता है। और इसके बाद के शासकों का चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसी के साथ प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।